जय Any new faces Baba has not met? I feel so. पूरे जूनियर कॉलेज का प्राचार्य हूँ और यहाँ 33 साल से सोमैया संस्था में पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। मराठी का विषय है। मुंबई विद्यापीठ से मराठी का हमने एमए किया हुआ है, बीएड किया हूँ और लॉ की डिग्री भी मैंने हासिल की है और अध्यात्म में मैं संस्था से रुचि रखता हूँ। और हमारे जो मंदिर है शिव मंदिर का एक विश्वस्त भी हूँ गिरगांव इलाके में और इसमें मैं अधिकतर रुचि रखते हुए कार्य करने की तमन्ना रखता हूँ। भाई क्या बोला आपने एमए एलएलबी किया हुआ है, ठीक है, वो सब के शिव के भक्त हैं। ठीक है, क्या चाहते क्या आपसे परिचय कराया। परिचय। अच्छा अच्छा। ये भी कहें अभी क्या चाहते हैं नहीं, ये भी इसके साथ जो आपसे मिले नहीं है मिले के ठीक है, अपेक्षा क्या है वो भी इसके साथ लगा रहे, ऐसा मेरा इच्छा है हमारे लिए सुविधा के लिए जी, और कोई कारण नहीं। अभी तक बाबा सबसे आपका परिचय हो गया था, आप आज पहली बार आए हैं इसलिए ठीक। आपसे और ऐसे परिचय। दो है तीन ना, अब उसके ठीक है, साथ मान अपेक्षा भी रहे करता हूँ। जी, आपकी अपेक्षा के बाबा से ही बता देना। इंट्रोड्यूस। नमस्ते, मेरा नाम प्राची उपासनी है। संस्कृत भाषाएं मध्यता। संस्कृत भाषाएं। मम नाम प्राची उपासनी। अहं कर्ज सोमया भारतीय संस्कृतिपीठे अध्यापनस्य कार्यं करोमि। इच्छा नास्ति मम कापि, दर्शनस्य इच्छा अस्ति। भवतां विचारान् अपि श्रोतुम् इच्छामि। धन्यवादः। पीठ है आपका केजे सोमैया जी का, ठीक है। वहाँ पर आप पढ़ाते नहीं, हैं और सब कुछ आपके भी विचारों को शोध करने की इच्छा है। क्या बात, इससे ज़्यादा कल्याण क्या है। ठीक ठीक बोला ना। नमो नमः। अहं हर्षदा सावरकर अस्मि। अहमपि कर्ज सोमैया भारतीय संस्कृतिपीठे अध्यापनस्य कार्यं करोमि। तत्र संस्कृतविषयं पाठयामि अहम्। अहमपि अत्र भवतः विचारान् श्रोतुम् उपस्थिता अस्मि। नमो नमः। धन्यवादः। और आपके जो विचारों को सुनने की इच्छा है। Anybody else? Yeah. मम नामधेयं परिगीता देशपांडे। अहमत्र बौद्ध दर्शन संशोधन केंद्रे केजे सोमैया बौद्ध संशोधन केंद्रे अध्यापनं करोमि। तथा अस्माकं केचन संशोधनप्रकल्पाः सन्ति, तेषु अपि मम योगदानं वर्तते। अत्र भवन्तं द्रष्टुं भवतां विचारान् श्रोतुं च उत्सुका अत्र आगता अस्मि। बौद्ध संशोधन केंद्र है, बड़ी प्रकल्प है, आप उसमें अध्यापन कार्य करते हैं। आपके दर्शन करना और आपके विचारों को सुनने की इच्छा बहुत बड़ी। थैंक यू। आगे बढ़िए। सर, बाबा जी 19 तारीख को हमारे बीच में आए थे, तब से लेके आज 23 मई आज अंतिम दिन है। सोमैया विद्या विहार के लोगों के साथ बाबा जी की भेंट मुलाकात करने का और बाबा जी के विचारों को समझने का आज अंतिम दिन है। हम लोगों ने जिस तरीके से पूरी योजना प्रोग्राम जैसा तैयार किया था, उसमें मैनेजमेंट के साथ 3 मीटिंग रखी थी। आज तीसरी अंतिम मीटिंग है। इसमें कुछ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को और जो मैनेजमेंट के प्रमुख लोग हैं उनको आमंत्रित किया गया है। इसके बाद एक मीटिंग शाम को 3 बजे से 5 बजे रखी गई है। अभी उसमें थोड़ा सा निश्चय की स्थिति है। कोई नहीं है, लिमिटेड लोगों के साथ है, 8-10 लोगों के साथ। अनिश्चित है, कुछ भी नहीं है। We are discussing Babaji's sadhana, and you want to discuss Dana, Dhyan, Samadhi, Sanyam, and Babaji's process. We are having a very specific discussion. Dr. Dala? ठीक है। I already given the subject.
Kala will handle it. Shankar Naik not here today? So she has not for assessment, she will come Okay. now. ठीक है. तो अभी हम लोग बाबा जी के साथ अलग अलग मुद्दों पे बाबा जी के हम लोगों ने मार्गदर्शन दिए हैं। बहुत सारी सुझाव भी जो है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से प्राप्त हुए हैं। सिलेबस को लेकर हमारी जो तैयारी है उससे भी बाबा जी को अवगत कराया गया है। तो मूल रूप से कुछ बातों को मैं रखने की इजाज़त चाहता हूँ ताकि बाबा जी को और आसानी से समझा जा सके और आप जो बाबा जी के साथ जो और आज की मीटिंग में जो संवाद करना है वो संभवतः जो शाम की जो मीटिंग होने वाली है उसमें जो संवाद करना है उसमें थोड़ी सी स्पष्टता हो सकेगी। इसलिए मैं शाम की मीटिंग बहुत लिमिटेड, 8-10 लोगों के लिए ही है जी तो ये अंतिम मीटिंग है। जी शाम की मीटिंग इधर मत करें। जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दो प्रकार के विचार जो है अभी वर्तमान में हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक प्रकार का विचार है जिसको हम कहते हैं भौतिकवादी विचार। भौतिकवादी विचार को हम पदार्थवादी विचार भी कह सकते हैं, मटेरियलिज्म भी कह सकते हैं। और जिसको हम आधुनिक शिक्षा कह रहे हैं, आधुनिक शिक्षा का जो भी कंटेंट है वो भौतिकवादी विचार से अनुप्राणित है। इस तरीके से हमको देखने को मिलता है। भौतिकवादी विचार के मूल में जो मूल अवधारणाएं हैं उन मूल अवधारणाओं में सबसे प्रमुख अवधारणा है डायलेक्टिक मटेरियलिज्म की। और उसके आधार पे जितना भी विभिन्न विषयों का ज्ञान का जो भी विस्तार हुआ है, विभिन्न विषयों का विस्तार हुआ है, उसके हिसाब से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पे संघर्षात्मक जनवाद निकला और उसके बाद उन्होंने संघर्षात्मक जनवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पे पूरी मानव इतिहास को कार्ल मार्क्स ने उसकी हिस्ट्री को रिव्यू करने का काम किया और उन्होंने स्ट्रगल की थ्योरी दी। उसके बाद हमारी जो पूरी दुनिया में जो भी शिक्षा की वस्तु है उसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव देखने को मिलता है। उसके आधार पे सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, इस तरीके की बहुत सारी थ्योरियों के कारण पूरा जो शिक्षा का कंटेंट है वो भौतिकवादी विचार से अनुप्राणित दिखता है। ये एक मोटा संकेत मैं आपको करना चाह रहा था। दूसरी बात है कि यदि हम भौतिकवादी विचार के मूल में किस तरीके की मान्यताएं काम करती हैं, यदि हम इस पर ध्यान देते हैं तो उसमें ये माना गया है कि मानव मूल रूप से अपराधी पैदा होता है या पशु के समान पैदा होता है और सभ्यता और शिक्षा जो है उसको उस चेतना से ऊपर लाने का काम करती है, सभ्य बनाने का काम करती है। और उसके लिए शिक्षा विधि व्यवस्था का प्रोविज़न जो है अनेक प्रकार की शासन पद्धतियों के माध्यम से व्यवस्था के जो बहुत सारे प्रयोग पिछले 500,000 साल में हुए हैं वो सब हमको देखने को मिलते हैं। बाबा जी का कहना है कि जो भी ये प्रयास भौतिकवादी विचार से हुआ है इसमें पशु चेतना से मानव चेतना में संक्रमण नहीं हो पाया है। अभी भी जैसे आदिकाल में पशु चेतना में मानव जीता था उसी पशु चेतना में आज भी जी रहा है। केवल जो विकास हुआ है वो तकनीकी का विकास हुआ है और संसाधनों का विकास हुआ है। उसमें हम जैसे अच्छा घर बनाने लगे हैं, कुछ साधनों का उपयोग करने लगे हैं, कुछ नई नई तकनीकी हमारे सामने आ गई है, लेकिन जीने का जो कार्यक्रम है वो अभी भी पशु चेतना में ही है। तो भौतिकवादी विचार से कोई चेतना विकास का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है। तो बाबा जी का कहना है कि मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद एक इस तरीके का प्रस्ताव है जिसमें चेतना विकास जो है वो हो सकता है। बाबा जी कहते हैं उस चेतना विकास का मैं एक प्रामाणिक व्यक्ति हूँ, मैंने इसको अध्ययन किया है, इसमें मैं जी रहा हूँ और मैंने अपने जैसे 200 लोगों को तैयार कर दिया। ये एक शिक्षा को यदि हम देखते हैं, पूरी वैश्विक शिक्षा को देखते हैं तो इस तरीके की एक स्थिति दिखती है। इसलिए हम लोग यदि शिक्षा के पूरे कंटेंट को समझने की कोशिश करते हैं तो पता लगता है कि वो भौतिकवादी विचार से उसी से अनुप्राणित है, उसी का विस्तार है। जितना भी हमको देखने को मिलता है, जितना भी हम लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, यदि उनके बेसिक सिद्धांत को देखते हैं तो उसमें ये भौतिकवादी विचार के आधार पे
और भौतिकवादी विचार के आधार पे जो भी शिक्षा संस्थाओं में आज तक प्रयास हुआ है, उस प्रयास से चेतना विकास नहीं हुआ, बल्कि जो दूसरी चीज़ें हैं वो हमको देखने को मिलती कि प्रदूषण बढ़ गया, धरती बीमार हो गई, अपराध बढ़ गया, युद्ध की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ती ही जा रही है और विनाश संहार की सामग्रियाँ जो है वो बढ़ती जा रही। शिक्षा इसको रोक पाने में असमर्थ है, मतलब शिक्षा परंपरा इन सब चीज़ों को नहीं रोक पा रही है या असमर्थ। शासन भी इसको नहीं रोक पा रहा है। जो भी शासन व्यवस्थाएं हैं वो शासन व्यवस्थाएं भी ये जो धरती बीमार हुई है, प्रदूषण जो बढ़ा है, उसको रोकने में स्वयं को अक्षम महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए जब हम बाबा जी को समझने की कोशिश करते हैं तो बाबा जी कोई भौतिकवादी विचार में कोई जीवन विद्या मूल्य शिक्षा का कोई एक कंपोनेंट उसमें जोड़ना है, इस तरीके की बात नहीं कर रहे हैं। कई बार ऐसा कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों को कि जो भौतिकवादी शिक्षा का ढांचा खांचा है, जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसका जो भी कंटेंट है, उस कंटेंट के साथ में जीवन विद्या वैल्यू एजुकेशन के रूप में उसमें शामिल करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कोई भी जो प्रयास है वो मध्य दर्शन से अस्तित्ववाद के प्रस्ताव में नहीं है। दूसरी बात है कि सभी धर्म परंपराएं किसी एक आदर्शवादी विचार के माध्यम से जीती हुई चली आ रही। उसका एक इतिहास है। हम कहते हैं कि सबसे पुराना सनातन धर्म है, वैदिक परंपरा है भारत में। इसी तरीके से बहुत सारी धर्म परंपराएं हैं, उसमें इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है और भी बहुत सारी धर्म परंपराएं हैं, वो सब आप लोग जानते हैं। उन धर्म परंपराओं के आधार पे जो भी आचार संहिताएं तैयार हुई, जैसे मनु धर्म शास्त्र है या कुरान शरीफ में भी एक प्रकार के कोड ऑफ कंडक्ट हैं, बाइबल में भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है। उसके आधार पे कोई संस्कृति बनी, उसके आधार पे कुछ समय पहले तक विधि भी थी। पहले चर्च और जो हमारी परंपराएं थी, धार्मिक परंपराएं, उनके हाथ में न्याय का अधिकार था, है ना। तो विधि व्यवस्था भी थी और उसके आधार पे व्यवस्था भी चलती थी। जो भी राजतंत्र निकला है उस राजतंत्र को अनुप्राणित करने के पीछे धार्मिक आदर्शवाद का विचार जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बाबा जी का कहना है कि विगत से लेके आज तक जो भी आदर्शवाद ने किया है उससे भी मानव परंपरा में कोई समाधान निकल के नहीं आया है। तो मानव समाधान पूर्वक जीना चाहता है या नहीं चाहता है, ये एक बेसिक प्रश्न करते हैं। समाधान का मतलब ये कि जो भी समस्याएं हैं, यदि हम पिछले 1000 साल को या 5000 साल को एवेल्युएट करते हैं तो समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। दूसरी बात है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हम पशु चेतना से विकसित होकर मानव चेतना में कम से कम आ जाएंगे, मुक्त होना और देव चेतना में जाना, वो तो एक बहुत दूर की बात हो गई। लेकिन हम पहले पशु चेतना से मानव चेतना में तो कम से कम आ जाएंगे। इसके लिए आचरण क्या होगा, इसके लिए विधि क्या होगी, इसके लिए व्यवस्था क्या होगी, इसके लिए सभ्यता और संस्कृति में मानवत्व को हम किसी तरीके से पहचान पाए हैं क्या वो मानवत्व जो है सभ्यता का, संस्कृति का, विधि का, व्यवस्था का अंग बन सकता है क्या। यदि हम कोई विधि व्यवस्था को और मानवीय आचार संहिता को पहचान पाते हैं तो क्या हम कोई मानवीय संविधान जैसी कोई चीज़ को हम बना सकते हैं क्या। उसके आधार पे सर्व मानव के लिए क्या कोई एक व्यवस्था जिसको हम लोग सार्वभौम व्यवस्था कहते हैं उसकी पहचान हो सकती है क्या। या जितने भी मानव जो है विभिन्न धर्म संप्रदाय जातियों में बटे हुए हैं, क्या इन सबको एक सूत्र में बांधने के लिए, जिसको हम कहते हैं अखंड मानव समाज, एक सूत्र में बांधने वाला कोई ऐसा सिद्धांत, ऐसा कोई विचार, ऐसा कोई बात, ऐसा कोई दर्शन हम मानव जाति की पहचानने में आया है जिसमें हम ये कह सकें कि अखंड मानव समाज की संभावना जो है इस विचार में है। इसको हमको समीक्षित करने की ज़रूरत है। यदि हम इसको समीक्षित नहीं करते हैं तो हमारे पास केवल दो ही विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि भौतिकवादी जो विचार है उसके अनुसार जो भी ढांचा खांचा बना हुआ है उसी के साथ, उसके अनुमोदन के साथ हम लोग खड़े रहें और जो भी दुर्गति हो रही है उस दुर्गति में हम अब शामिल रहें। दूसरी बात है कि जो भी आदर्शवादी विचार है, हमको लगता है कि जो हमारी पहले के जो लोग हुए हैं, जैसे बुद्ध हैं, महावीर हैं, या ऐसे बहुत लोग हुए हैं जिनके विचारों को पढ़ने के बाद हमको लगता है कि ये इतने श्रेष्ठ विचार थे, उसमें इतनी श्रेष्ठ कामना थी, लेकिन उस श्रेष्ठ कामना के आधार पर धरती में, इस धरती में कम से कम जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, धरती में
कोई मानवीयतापूर्ण आचरण की परंपरा नहीं बन पाई है। तो ऐसा क्या कारण हुआ कि इतने श्रेष्ठ विचार होने के बाद आदर्शवाद के ये परंपरा क्यों नहीं बन पाई? ये हमारे लिए समीक्षा का मुद्दा है। दूसरी बात है कि यदि उसमें कोई संभावना है तो क्या वो हम संभावना को निकाल सकते हैं? यदि संभावना नहीं है तो क्या कोई एक ऐसी विधि है कि आदर्शवाद में से कुछ बातों को निकाला जा सकता है, भौतिकवाद में से कुछ बातों को निकाल के जोड़ के कुछ हम कोई एक ऐसा प्रस्ताव बना सकते हैं जिससे धरती की समस्याएं ठीक हो सकें, मानव जो है समाधान में जी सके और मानवत्व को पहचान के हम सभ्यता, संस्कृति, विधि व्यवस्था का एक डिज़ाइन मॉडल जो है वो तैयार कर सकें। बाबा जी का कहना है कि एक विधि ये हो सकती है कि जो भी विगत में जितना भी अनुसंधान हुआ है, शोध हुआ है, दर्शन प्रतिपादित किए गए हैं, जो भी विचार व्यक्त किए गए हैं, उनके आधार पे बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, है ना। उन प्रयोगों में यदि आप लोगों को ये लगता है कि उसमें से कोई चीज़ निकाल के जोड़ के हम कोई मानवत्व की चीज़ को पहचान सकते हैं और उसका लोक व्यापीकरण कर सकते हैं तो उसका प्रयास करना चाहिए। दूसरा, बाबा जी कहते हैं यदि ये संभव नहीं है, क्योंकि इसको करने के लिए बहुत श्रम लगेगा, बहुत अध्ययन लगेगा, बहुत शोध लगेगा, बहुत ही कमिटमेंट लगेगा, बहुत निष्ठा के साथ प्राण लगा के हमको ऐसी वस्तु को तैयार करके उसके लोक व्यापीकरण के लिए काम करना। बाबा जी का कहना है कि बाबा जी ने अपना अनुसंधान पूरा कर लिया है, उन्होंने एक ऐसी वस्तु को पहचान लिया है जिसमें मानवत्व की पहचान होती है, उसके आधार पे मानवीय आचरण के स्थिर बिंदुओं को पहचाना जा सकता है और उसके आधार पे बाबा ने एक पूरा मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान भी तैयार कर दिया। बाबा जी ने जो भी चीज़ों को पहचाना है मानवत्व के रूप में, उसको बाबा जी जी के देख चुके हैं, दूसरे लोगों के साथ प्रयोग करके कि वो उनमें कम्युनिकेट होता है या नहीं होता है, उसके आधार पर उनका आचरण स्थिर होता है या नहीं होता है, इसको वो जांच के देख चुके हैं। इसी को वो कहते हैं कि मैं प्रामाणिक व्यक्ति हूँ, मैं जो भी बात कर रहा हूँ उसको मैंने स्वयं में जी के देखा है, उसको दूसरों में संप्रेषित करके देखा है, उसके फल परिणाम को जांच के देखा है। तो बाबा जी कहते हैं कि या तो एक तरीका ये है कि हम भौतिकवाद और आदर्शवाद में जो भी कुछ है उसमें से कुछ निकाल के, यदि आपको लगता है, किसी को भी लगता है, किसी भी धर्म, संप्रदाय, परंपरा को, शिक्षण संस्था को ऐसा लगता है कि हम ऐसा निकाल के मानव की जो अभीष्ट एक आकांक्षा है कि वो स्वतंत्रता के साथ, स्वराज्य के साथ, समाधान के साथ जी सके, सुख के साथ, सुख की निरंतरता के साथ इस धरती में जी सके, इस धरती की व्यवस्था को क्षति पहुंचाए बिना यदि वो जी सकता तो उस प्रस्ताव पे काम करना चाहिए। दूसरा तरीका ये कि मैंने एक प्रस्ताव बना के दे दिया है, उसका अध्ययन करके देख लीजिए। यदि उससे आप सब संतुष्ट होते हैं, हम सब लोगों को ये लगता है कि ये प्रस्ताव पूरा है, तो उसके लोक व्यापीकरण का प्रयास किया जाए, उसको शिक्षा की वस्तु बनाया जाए। यदि वो शिक्षा की वस्तु बनती है तो लोक व्यापीकरण सहज हो जाता है। यदि वो शिक्षा में आता है तो सभ्यता, संस्कृति का हिस्सा बन सकता है, व्यवस्था का हिस्सा बन सकता है और उसके आधार पे अखंड मानव समाज की संभावनाओं को पहचानते हुए सार्वभौम व्यवस्था के लिए हम लोग काम कर सकते हैं। इसलिए बाबा का संपूर्ण अध्ययन विकल्पात्मक है और बाबा जी ने इसके विकल्प के रूप में जो थीसिस लिखी है उसमें मुख्य रूप से बाबा ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के विकल्प के लिए समाधानात्मक भौतिकवाद जो है अपनी थीसिस लिखी है। उस थीसिस पे काफ़ी विचार विमर्श हो गया है। जो लोग मार्क्सवादी विचार से या और भी साम्यवादी विचारों के जो प्रबल समर्थक लोग हैं उनके साथ भी उस पर लंबे लंबे डिस्कशंस हो गए हैं और वो इस बात में सहमति व्यक्त करते हैं बाबा जी के पास कि डायलेक्टिक मटेरियलिज्म की तुलना में समाधानात्मक भौतिकवाद जो बाबा का विचार है वो काफ़ी सशक्त है और उसकी आवश्यकता है। दूसरी बात है कि जो भी समाजशास्त्र हम लोग पढ़ा रहे हैं अभी, जितने भी विश्वविद्यालयों में या दुनिया के विश्वविद्यालयों में जो भी समाजशास्त्र पढ़ाया जा रहा है वो भौतिकवादी विचार से अनुप्राणित है और उसके कारण समाजशास्त्र जो हम पढ़ाते हैं उससे बच्चों में भोगवाद की प्रवृत्ति पनपती है ना, जिसको बाबा कह रहे हैं भोग। एक सूत्र में बांधने वाला कोई ऐसा सिद्धांत, ऐसा कोई विचार, ऐसा कोई बात, ऐसा कोई दर्शन हम मानव जाति की पहचानने में आया है जिसमें हम ये कह सकें कि अखंड मानव समाज की संभावना जो है इस विचार में है। इसको हमको समीक्षित करने की ज़रूरत है।
यदि हम इसको समीक्षित नहीं करते हैं तो हमारे पास केवल दो ही विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि भौतिकवादी जो विचार है उसके अनुसार जो भी ढांचा बना हुआ है उसी के साथ, उसके अनुमोदन के साथ हम लोग खड़े रहें और जो भी दुर्गति हो रही है उस दुर्गति में हम शामिल रहें। दूसरी बात है कि जो भी आदर्शवादी विचार है, हमको लगता है कि जो हमारी पहले के जो लोग हुए हैं, जैसे बुद्ध हैं, महावीर हैं, या ऐसे बहुत लोग हुए हैं जिनके विचारों को पढ़ने के बाद हमको लगता है कि ये इतने श्रेष्ठ विचार थे, उसमें इतनी श्रेष्ठ कामना थी, लेकिन उस श्रेष्ठ कामना के आधार पर धरती में, इस धरती में कम से कम जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, इस धरती में कोई मानवीयतापूर्ण आचरण की परंपरा नहीं बन पाई है। तो ऐसा क्या कारण हुआ कि इतने श्रेष्ठ विचार होने के बाद आदर्शवाद के ये परंपरा क्यों नहीं बन पाई? ये हमारे लिए समीक्षा का मुद्दा है। दूसरी बात है कि यदि उसमें कोई संभावना है तो क्या वो हम संभावना को निकाल सकते हैं? यदि संभावना नहीं है तो क्या कोई एक ऐसी विधि है कि आदर्शवाद में से कुछ बातों को निकाला जा सकता है, भौतिकवाद में से कुछ बातों को निकाल के जोड़ के कुछ हम कोई एक ऐसा प्रस्ताव बना सकते हैं जिससे धरती की समस्याएं ठीक हो सकें, मानव जो है समाधान में जी सके और मानवत्व को पहचान के हम सभ्यता, संस्कृति, विधि व्यवस्था का एक डिज़ाइन मॉडल जो है वो तैयार कर सकें। बाबा जी का कहना है कि एक विधि ये हो सकती है कि जो भी विगत में जितना भी अनुसंधान हुआ है, शोध हुआ है, दर्शन प्रतिपादित किए गए हैं, जो भी विचार व्यक्त किए गए हैं, उनके आधार पे बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, है ना। उन प्रयोगों में यदि आप लोगों को ये लगता है कि उसमें से कोई चीज़ निकाल के जोड़ के हम कोई मानवत्व की चीज़ को पहचान सकते हैं और उसका लोक व्यापीकरण कर सकते हैं तो उसका प्रयास करना चाहिए। दूसरा, बाबा जी कहते हैं यदि ये संभव नहीं है, क्योंकि इसको करने के लिए बहुत श्रम लगेगा, बहुत अध्ययन लगेगा, बहुत शोध लगेगा, बहुत ही कमिटमेंट लगेगा,